हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका ईरान के बीच टकराव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान के 2 ऑयल टैंकर जब्त कर लिए हैं। मैजेस्टिक और टिफनी शिप को सीज कर दिया गया है। ये एक और बड़ा डेवलपमेंट जिस पर सबकी नजरें हैं। मैजेस्टिक और टिफनी शिप को सीज कर दिया गया है। अमेरिका की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं जहाजों की जब्ती पर ईरान का अमेरिका पर हमला। ईरान ने कहा समंदर में यह अमेरिका की डकैती है, समुद्री डाकुओं की वापसी। ईरान की तरफ से बयान दिया गया। पहले भी ईरान की तरफ से नाकाबंदी को लेकर यही कहा गया था कि यह समुद्री डकैती है, जहाजों की जब्ती पर। अब ईरान ने यूएस पर हमला बोलते हुए यह बयान दिया कि समुद्री डाकुओं की वापसी। और अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी और बढ़ा दी है। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा अमेरिका, ये तय किया गया है। मिडिल ईस्ट में तैनात होगा यूएसएस आइजनहावर। समंदर से ईरान की घेराबंदी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। मध्य पूर्व में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से मौजूद हैं और अब एक और बड़ी तैनाती की खबर सामने आ रही है। तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पहले से ही मौजूद हैं और अमेरिका हॉर्मुज की नाकेबंदी, नेवल ब्लॉकेट को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। तय किया गया है कि एक और एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका की तरफ से तैनात किया जाएगा और वो है यूएसएस आइजनहावर। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन आइजनहावर, क्या है ये ऑपरेशन और क्यों है अहम? मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना। 3 तो पहले से ही तैनात थे। यूएसएस आइजनहावर से ईरान की घेराबंदी अमेरिका बढ़ाएगा, यानी कि दबाव बनाने की कोशिश। तीसरी बड़ी जानकारी, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के पहले से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, इराक युद्ध के बाद पहली बार मध्य पूर्व में यूएस की इतनी बड़ी तैनाती देखने को मिल रही है। अब सवाल है कि क्या एक बार फिर ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप हैं? कहां होगी तैनाती? रेड सी, लाल सागर, अरब सागर, फारस की खाड़ी में तैनाती की जाएगी। और बड़ी बातें यह है कि निमित्ज क्लास का दूसरा सबसे पुराना एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। 2023 से 2024 में लाल सागर में हुती के खिलाफ ऑपरेशन में से शामिल किया गया था। जी और देखिए, हॉर्मुज को लेकर जो बारूदी तनाव है उसमें ट्रंप का आखिरी दांव इसे माना जा रहा है। यूएसएस आइजनहावर मध्य पूर्व के लिए इसे रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम बड़े युद्धपोतों की तैनाती की गई है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को तैनात किया गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को तो ओमान की खाड़ी में तैनात किया गया है। आप देखिए किस तरह से बड़े पैमाने पर नेवल डिप्लॉयमेंट हुई है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड लाल सागर में तैनात है। यूएसएस जॉर्ज बुश अरब सागर में तैनात किया गया है। 3 फुटबॉल मैदानों जितना ये लंबा है यूएसएस आइजनहावर का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए अमेरिका की ये समंदर में कितनी बड़ी ताकत है। 270 से ज्यादा फाइटर जेट्स इस पर तैनात हो सकते हैं। 3200 मरीन्स इस पर तैनात किए जा सकते हैं और आमतौर पर 3000 के आसपास नौसैनिक इस पर रहते ही हैं। 2500 एयर विंग स्टाफ की मौजूदगी होती है इस बड़े युद्धपोत पर और अब इसे कर दिया गया है तैनात। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं। बहल साहब, अमेरिका की कुछ मंशा क्लियर हो रही है क्या? हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के ब्लॉकेट को खुलवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक जा सकते हैं आने वाले वक्त में? कुछ समझ आ रहा है क्या? क्योंकि ईरान तो अमेरिका की मानने को तैयार नहीं है। देखिए, हमको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि कैरियर बैटल ग्रुप को क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तरह की हवाई पट्टी होती है जो समुद्र में होती है, जिसको मूव किया जा सकता है, जिससे फाइटर और दूसरे जहाजों का ऑपरेशन किया जा सकता है। ये इसकी मंशा होती है। ये इसलिए भी इस्तेमाल किया जा रहा होगा ताकि नेवल ब्लॉकेट को इफेक्टिव बनाया जा सके और ब्लैक फ्लीट ऑपरेशन जो अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन ट्रांसपॉन्डर्स को बंद करते हैं उनको रोका जा सके, या फ्लीट्स जो मूव
करती हैं और मध्य सागर के अंदर ट्रांसफर करती हैं ऑयल को, उनको रोका जा सके। तो यह हो सकता है गैप्स को प्लग किया जाए, चाहे वह अरब सागर और रेड सी के अंदर हो, या फिर यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी हो सकता है। और तीसरा इसका रीजन हो सकता है कि अगर कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और अमेरिका को युद्ध पे जाना पड़ता है तो एडिक्वेट फोर्स की डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। अब वो हवाई पट्टी जो वहां पे है अरब देशों के अंदर, उनका ना इस्तेमाल करते हुए ये कैरियर बैटल ग्रुप्स के हवाई अड्डे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि वो जो आखिरी ऑप्शन मैं कह रहा हूं एस्केलेशन की, वो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा और वो शायद कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो होता है तो विश्व में मंदी आने के बड़े बड़े संकेत हो जाएंगे। और दूसरी चीज आ जाती है, फिर अमेरिका करेगा क्या इनका, ये इनको ब्लॉक कर रहा है, गैप्स को ब्लॉक कर रहा है अपने, ताकि यहां से कोई भी शिपिंग ना जा सके। इकोनॉमिक प्रेशर कंटिन्यूअसली रहे ईरान के अंदर। 500 बिल्कुल सही बात है। और कुल मिलाकर हॉर्मुज स्ट्रेट, जिस पर ईरान का दबदबा आज की तारीख में भी बरकरार है, फंसा तो दिया है अमेरिका ने अपनी इस चाल से, ब्लॉकेट के जवाब में एक और ब्लॉकेट करके। और देखिए, ईरान ने अमेरिका को एक नया शांति प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव में हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की मांग की गई है। संवर्धित यूरेनियम पर बात करने से ईरान फिलहाल इनकार कर रहा है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए यह नया प्रस्ताव भेजा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये नया प्रस्ताव क्या है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है? ईरान का नया प्रस्ताव, क्या इससे शांति का रास्ता निकल पाएगा? सवाल पहला ये, क्या ट्रंप नया प्रस्ताव मानेंगे भी, क्योंकि पुरानी तो एक भी शर्त नहीं मानी है। ईरान की सभी शर्तें मंजूर होंगी क्या, हो पाएंगी क्या? प्रस्ताव पर संशय क्यों बरकरार है? दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की मांग पर ईरान अड़ा हुआ है। एनरिच्ड यूरेनियम पर बात ना हो पहले, यह भी ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। और ईरान पर अमेरिकी हमले ना हो, ये भी पहले स्पष्ट किया जाए अमेरिका की तरफ से। स्थायी रूप से खत्म किया जाए युद्ध, लेबनान में स्थायी युद्ध विराम की मांग भी ईरान ने रखी है, तो बातचीत से सुलझाए जाए विवादित मुद्दे, ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है। और देखिए, अगली बड़ी खबर है, ईरान के शांति प्रस्ताव से डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है, और यह तो माना ही जा रहा था। ईरानी प्रस्ताव पर वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से यह खबर, यह दावा सामने आ रहा है। ट्रंप को ईरान की नीयत पर शक है। देखिए, ईरान क्या रहा है? ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर बात करने के लिए हम तैयार हैं। जो अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेट किया है उस पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई बात नहीं होगी। यानी एक तरह से थर्ड फेज में उस पर बात करने की नीयत जताई गई है ईरान की तरफ से, और यही अमेरिका को रास नहीं आ रहा। अब आपको बताते हैं, जो प्रस्ताव ईरान ने अमेरिका के सामने रखा है, आखिर वो ट्रंप को मंजूर क्यों नहीं है, क्यों वो खुश नहीं है। दरअसल ईरान के प्रस्ताव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी नाकाबंदी हटाने की बात की गई है, लेकिन ईरान हॉर्मुज कब खोलेगा इसका जिक्र नहीं है। वहीं संवर्धित यूरेनियम, परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल प्रोडक्शन को लेकर ईरान ने प्रस्ताव में जिक्र किया ही नहीं है। ये 5 प्रस्ताव आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो मंजूर नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा हो, एनरिच्ड यूरेनियम का मुद्दा हो, परमाणु कार्यक्रम बंद करने की बात हो, प्रस्तावों में विश्वास की कमी हो, या फिर मिसाइल प्रोडक्शन बंद करने का मुद्दा हो। ट्रंप को मंजूर नहीं है एक भी शर्त, और इसी को लेकर संशय बरकरार है। लेकिन आगे क्या? ईरानी प्रस्ताव खारिज कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के खिलाफ नाकाबंदी सख्त हो सकती है और यूएस एक बार फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है, जिसका समय भी भरपूर अमेरिका को मिल गया है। मनीष, जिस तरीके से समय मिल गया है ईरान को भी और अमेरिका को भी, दोनों ही देशों की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि टेबल पर बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, चाहे अब्बास अरागची लगातार दौरे पर हैं, लेकिन क्या ये दिखावा तो नहीं है और इसके पीछे जंग की तैयारी तो नहीं हो रही है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी जंग की तैयारी लगातार की जा रही है और ईरान भी पीछे हटने को नहीं है तैयार। बिल्कुल, देखिए, तैयारी तो दोनों तरफ से हो ही रही है, बल्कि मैं कहूँ तो 40 दिन की जंग में जो डिप्लॉयमेंट था, आज की तारीख में उससे अधिक डिप्लॉयमेंट अमेरिका की तरफ से की गई है। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर और उसमें जो 270 से अधिक फाइटर जेट्स और लगभग अगर आप कहें तो 18,000 से अधिक सैनिक, ये तो केवल ईरान की नाकेबंदी के लिए लगाई गई है। अमेरिका की कोशिश ये है कि ईरान को मजबूर कर दिया जाए ताकि ईरान ये कहे कि ठीक है, चलिए आपकी शर्तों पर हम बातचीत करते हैं, जो कि ईरान करेगा नहीं, क्योंकि ईरान को पता है कि वैसी स्थिति में उसका हाल क्या होगा। और इसीलिए ईरान की तरफ से जो उसकी सबसे बड़ी
ताकत है या हथियार है वो है नेगोशिएशन में इंगेज करना अमेरिका को। इसीलिए आप देखते हैं कि हर दूसरे दिन ईरान की तरफ से एक ऐसा प्रस्ताव दिया जाता है जो देखने में तो एक अच्छा सुनहरा प्रस्ताव लगता है, लेकिन वो अमेरिका को और इजराइल को कभी मंजूर नहीं होगा। अब ऐसे में होगा क्या? अब आप देखिए कि अमेरिका ने ईरान के 2 बड़े ऑयल टैंकर को सीज कर लिया। उसमें कितना तेल था? उसमें 38 लाख बैरल तेल थे। उसके बाद ईरान में जो लगातार तेल के कुएं से तेल निकाला जा रहा था उसको रखने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से ईरान में तेल के कुएं को बंद करना पड़ रहा है। आपने जंग के शुरुआत में सुना था कि हॉर्मुज स्ट्रीट में ईरान ने खुद को बेताज बादशाह बताया था। आज हालत यह है कि हॉर्मुज स्ट्रीट से ईरान के जहाज नहीं निकल पा रहे हैं और ईरान को अपना सामान कास्पियन सी से मंगाना पड़ रहा है। तो पासा बहुत हद तक समंदर में पलट चुका है। अब जमीन पर यह क्या हालत होगा, यह आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है। और हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करके ईरान ने जो चाल चली थी उसकी तोड़ अमेरिका ने ढूंढ ली एक और ब्लॉकेट करके। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट क्या कह रही हैं आपको बताते हैं। ईरान के प्रस्तावों पर ट्रंप ने मीटिंग की है। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बैठक हुई। ट्रंप ईरान पर जल्द बड़ा फैसला लेने वाले। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर भी इस मीटिंग में बात हुई। और 3 दिन में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे हैं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। रूस दौरे के बाद पाकिस्तान अब्बास अराक्ची गए और अमेरिका के साथ डील पर चर्चा संभव मानी जा रही है। इससे पहले ओमान दौरे के बाद रूस पहुंचे पाकिस्तान। 3 बार वो जा चुके हैं। युद्ध को लेकर क्या बातचीत हो रही है, क्या कोई रणनीति तैयार हो रही है या अपने संदेश पाकिस्तान तक पहुंचाए जा रहे हैं, कई सवाल। तो देखिए, ये डेवलपमेंट अपने आप में बहुत खास है ऐसे वक्त में जब यह कहा जा रहा है कि अगर दूसरा चरण युद्ध का शुरू होता है तो रूस और चीन जैसे देशों की इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा इस जंग में बढ़ेगी। लेकिन रूस अपने आप को ईरान का न सिर्फ एक अहम सहयोगी मान रहा है बल्कि ईरान के हितों के वो पूरी तरह से साथ है, ये बताने की कोशिश भी व्लादिमीर पुतिन की तरफ से की गई है। ईरान का नया प्लान देखिए क्या है, संधि या विनाश। सवाल, 3 दिन में तीसरी बार इस्लामाबाद क्यों पहुंचे अराक्ची? पहली बार अराक्ची 25 अप्रैल को तेहरान से पाकिस्तान आए। यहां उन्होंने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से मुलाकात की। दूसरे दिन वो इस्लामाबाद से मस्कट चले जाते हैं। इसके बाद 27 अप्रैल को वो एक बार फिर मस्कट से इस्लामाबाद आए। 27 तारीख को ही पुतिन से बात करने सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए। फिर पुतिन से उन्होंने चर्चा की और चर्चा के बाद अराक्ची आज फिर इस्लामाबाद पहुंचे। अब अराक्ची की इस रणनीति को डिकोड करने की करते हैं कोशिश। पाकिस्तान के जरिए मैसेज अमेरिका भिजवा रहा है ईरान। ओमान रूस से चर्चा कर क्षेत्रीय समर्थन जुटाने की प्लानिंग पर अराक्ची काम कर रहे हैं। ओमान से हॉर्मुज खुलवाने को लेकर ईरान ने चर्चा की है। अमेरिका से टकराव पर ईरान ने रूस का समर्थन हासिल किया है और इस लिहाज से देखा जाए तो ये अपने आप में डॉक्टर संदीप त्रिपाठी एक बड़ा डेवलपमेंट नजर आता है। रूस ईरान के साथ है, यह बताने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन किस हद तक साथ है यह आने वाले वक्त में दिखाने की भी कोशिश की जाएगी क्या? आपने जो अभी 3 बड़े एनालिसिस किए, जो अब्बास अराक्ची की जो मीटिंग इस्लामाबाद, फिर इसके बाद मस्कट, इसके बाद फिर सेंट पीटर्सबर्ग, ये तीनों को जो आपने डिकोड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने हाईलाइट किया है। देखिए, पाकिस्तान का जो रोल है हम सब जानते हैं, एज ए मैसेंजर है और कभी कभी मैसेंजर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बात पहुंचाए, लेकिन उसकी बात को कौन मानेगा ये दोनों पर डिपेंड करता है। अब मस्कट की बात करें तो 27, मैं फिर से कहता हूं, फरवरी का वो दिन इंपॉर्टेंट है जब टेबल में लाने की ओमान ने पूरी कोशिश की थी, जहां से वो डिरेल हुआ, इसके बाद फिर वॉर स्टार्ट हुआ। अब आते हैं मॉस्को पर। रूस का जो स्टैंड है बहुत क्लियर। पुतिन ने खुलकर बात को बोला है कि शांति के लिए रूस किसी भी हद तक आगे जा सकता है ईरान में, और ये पूरी इस डेडलॉक को खत्म करने में। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली अब देखते हैं जो आउटरीच करने की जो ईरान ने कोशिश की है, और उसके बैकड्रॉप में जो अभी जर्मनी और फ्रांस ने कहा, फ्रेडरिक मर्ज ने जो ये कहा कि आप बिना बताए युद्ध में चले गए, अब आपको ह्यूमिलेटिंग जो हार हुई है तो आपके पास एक फेस सेविंग करने के लिए कुछ बचा नहीं। तो कहने के सिलसिले से ये पूरा जो डायनेमिक्स है, उधर इमैनुअल मैक्रोन ने खुलकर बोला कि हम बात करेंगे सीधे ईरान से। तो अब अमेरिका को ये लगता है कि क्या किया जाए, और इसी
इसीलिए जो एक घेराव है ये फिर से प्रेशर टैक्टिक्स करने की कोशिश है। अभी आपने दिखाया कि रेड सी हो या अरेबियन सी हो या ओमान हो या तो इन सारी जगहों में और आइजनहावर की जो डिप्लॉयमेंट है ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स है ईरान पर। और एक बात, बहुत बड़ी बात मनीष ये भी बता रहे थे जो मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो ईरान के जो कुएं हैं, तेल के कुएं हैं, वहां से प्रोडक्शन तो कंटिन्यू हो रहा है। सप्लाई जो डिस्ट्रप्शन, सप्लाई स्टॉप हो गई लेकिन प्रोडक्शन ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। तो ये भी क्राइसिस ईरान झेल रहा है कि आखिर उसको कैसे उसको सप्लाई किया जाए, बाहर भेजा जाए। तो मुझे लगता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज इस समय सबसे बड़ा पॉइंट बनकर उभरा है इस पूरे क्राइसिस का, और इसीलिए ईरान चाहता है कि इसका रिजॉल्व होना चाहिए। लेकिन ट्रंप को मालूम है कि उसके लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज एक बहुत वेपनाइजेशन मूवमेंट बन चुका है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिर से न्यूक्लियर पर बात करना। अब देखना होगा कि दोनों की जो बातें हैं, एक तरफ न्यूक्लियर है, एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, कहां पर आगे आता है। बिल्कुल सर, इसका क्या असर होगा वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत प्रमुख मुद्दा बन गया है। अब्बास अरागची इस टाइम दौरे पर हैं तो टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। ओमान जो कि हॉर्मुज का दक्षिण का द्वारपाल माना जाता है, वहां दौरा किया, फिर रूस का दौरा किया। क्या कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, आगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान भी सामने आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलेंगे, ये साफ कहा गया है। ईरान के प्रस्ताव को खारिज करते हुए रूबियो ने बयान दिया, हॉर्मुज बंद होने से ईरान में आर्थिक संकट पैदा हो रहा है, तो इकोनॉमिकली चोट पहुंचाई जा रही है ईरान को, और ये अमेरिका जानता है। तो देखिए, पहले ये खबरें सामने आई थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट से ये जो टोल वसूलने की ईरान तैयारी कर रहा है, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप भी राजी हो गए हैं, लेकिन अब लगातार उसके खिलाफ बयान दिया जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से ईरान में कैसा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, आइए आपको यह समझा देते हैं। नाकेबंदी से ईरान की आर्थिक हालत खस्ता हो गई। यहां पर हम अमेरिकन नेवल ब्लॉकेट का जिक्र कर रहे हैं। ईरान के समुद्री व्यापार का 90% हिस्सा इससे प्रभावित हुआ है। क्रूड ऑयल निर्यात नहीं कर पा रहा है आज की तारीख में ईरान। यह सबसे बड़ी मुसीबत और मुश्किल है उसके लिए। खाद्य मुद्रास्फीति 125% तक पहुंच चुकी है। और इतना ही नहीं, ईरानी रियाल के और कमजोर होने की आशंका भी बढ़ गई है। आयातित वस्तुओं की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं कैस्पियन सागर से आयात कर रहा है ईरान। जी हां, 13 अप्रैल से हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी नाकेबंदी जारी है। नाकेबंदी अगर ये लंबी चली तो ईरान में बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। और अहम खबर यह है कि ईरानी प्रस्ताव के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान आया है। आर्थिक न्यूक्लियर वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को, यह उन्होंने कहा है। हॉर्मुज पर पाबंदी आर्थिक न्यूक्लियर हथियार की तरह है। परमाणु फाइल ही पूरे विवाद की जड़ है, ये कह रहे हैं मार्को रूबियो। ईरान युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर जर्मन चांसलर मर्ज का तंज सामने आया। ईरान से अपमानित हो रहा है अमेरिका लगातार। अमेरिका ने बिना सोचे समझे जंग की शुरुआत की। यूएस के पास जंग से निकलने की रणनीति नहीं है। ईरान सोच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ है अमेरिका के सामने। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये जर्मन चांसलर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अमेरिका इस जंग में अपमानित हो रहा है, उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला ईरान। ये अमेरिका और नाटो देशों के रिश्ते आज की तारीख में आपको कैसे नजर आते हैं, और ईरान के साथ जंग छेड़ने के बाद उस पर क्या असर पड़ा है? देखिए, वो हिंदी में कहावत है ना कि मौके पे चौका लगाना, तो इस वक्त जर्मन चांसलर वही कर रहे हैं। वो मजे ले रहे हैं इस वक्त। हाँ। कि देखो ट्रंप कितना बेइज्जत हो रहा है और ट्रंप के बहाने अमेरिका कितना अपमानित हो रहा है, और उसके पीछे का इतिहास भी है। आप देखिए कि चाहे पहला विश्व युद्ध हो या दूसरा विश्व युद्ध हो, दोनों में जर्मनी को कितना अपमानित होना पड़ा था, और उसमें अमेरिका की भी एक बड़ी भागीदारी थी। तो आज जब वो अमेरिका को अपमानित होते देखते हैं तो उनको लगता है कि उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल रही होगी। लेकिन हाँ, ये बात तो जरूर है कि जर्मनी, जो कि पहले कहता था कि रूस यूक्रेन युद्ध में कि पुतिन को अपमानित होना पड़ रहा है, रूस की हालत खराब है, लेकिन आज आप देखिए कि जंग में क्या स्थिति है। कई बार पॉलिटिकल नैरेटिव से जमीन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है। आज ग्राउंड रियलिटी क्या है वो ईरान की लीडरशिप को पता है। आज ग्राउंड रियलिटी ये है कि दोबारा अगर जंग शुरू होगी तो वो क्या होगा। चूंकि ईरान की लीडरशिप सर्वाइव कर गई है, रिजीम सर्वाइव कर गई है, इसको अगर विक्ट्री के तौर पर पेश किया जा रहा है और अगर उससे नाटो देश भी स्वीकार कर ले रहे हैं तो ये एक अलग बात है। लेकिन हकीकत ये है कि आज की तारीख में अमेरिका ने जो डिप्लॉयमेंट कर रखा है
ईरान बहुत गंभीरता के साथ उसका काट निकालने में लगा है। जी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री लगातार पिछले 72 घंटे से किसी एक जगह एक रात टिकने की स्थिति में नहीं है कि वो कभी पाकिस्तान, कभी ओमान, कभी रूस, हर जगह जा रहे हैं। मकसद यह है कि दोबारा जंग शुरू ना हो, क्योंकि दोबारा जंग शुरू होगा तो रिजीम का शायद सर्वाइव करना उतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, और इसलिए लगातार दौरे देखने को मिल रहे हैं अब्बास अराक्ची के। एक और खबर का रुख कर लेते हैं। बहरीन में ईरान समर्थकों पर कार्रवाई की गई है। दरअसल बहरीन में ईरान समर्थकों की नागरिकता रद्द की गई। प्रदर्शन के बाद यह एक्शन लिया गया। बहरीन ने 69 लोगों की नागरिकता रद्द की है। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए। ईरान समर्थकों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। और ईरान जंग के बीच अमेरिका की ड्रोन शक्ति सामने आई है। MQ-25A स्टिंगरे ड्रोन का शक्ति प्रदर्शन किया गया है। हवा में ईंधन भरने में ये सक्षम माना जाता है। सोचिए, टैंकर ड्रोन है ये। बिना पायलट टेक ऑफ और लैंडिंग करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। 2027 तक हमले की क्षमता दोगुनी करने का इरादा है। वहीं ईरान पर सबसे बड़ा कूटनीतिक प्रहार देखने को मिला जब हॉर्मूज पर UNSC में 90 देशों का संयुक्त बयान सामने आया। बिना शर्त जल्द से जल्द हॉर्मूज खोले ईरान, ये बयान दिया गया है। जहाजों की आवाजाही बहाल करे ईरान, ब्लॉकेट को लेकर ये बयान दिया गया। और वहीं हॉर्मुज विवाद सुलझाने के लिए कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हो गई हैं। हॉर्मुज संकट पर ईरान से मैक्रों भी बात करेंगे। हॉर्मुज जल्द खोलने की अपील करेंगे मैक्रों, ये जानकारी सामने आ रही है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी अब ईरान से बात करेंगे और उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह से हॉर्मुज को लेकर जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, उसे सुलझाया जाए और हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाया जा सके। हॉर्मूज पर संग्राम, ईरान से 90 देश परेशान हैं और बयान दिया गया है। खबर यह है कि UNSC में कई देशों ने ईरान को चेतावनी दी है। एंटोनियो गुटरेस का बयान सामने आया। उन्होंने भी हॉर्मूज खोलने की अपील की है। मांग क्या की है? हॉर्मूज स्ट्रेट पर दादागिरी बंद होनी चाहिए। तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने की मांग की गई है। टैक्स या ट्रांजिट फीस नामंजूर है। जहाजों की आवाजाही बहाल होनी चाहिए और धमकी जहाजों की रोक ठीक नहीं है। ये तमाम मांगे रखी गई हैं। बहलसर जिस तरीके से अब दबाव बनाया जा रहा है ईरान पर, ईरान चौतरफा फंसता हुआ दिख रहा है। ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक नाकाबंदी, इसके बाद अब्बास अराक्ची लगातार दौरे पर जा रहे हैं। पाकिस्तान, जिसकी एक बार निंदा भी ईरान की तरफ से की गई थी, लगातार वहां पर जाकर अपने मैसेज पहुंचा रहे हैं। इससे दिख रहा है किस तरीके से ईरान परेशान हो रहा है और दबाव में भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। परेशान दोनों देश हो रहे हैं। दोनों देश निकलना चाहते हैं युद्ध से। दोनों नहीं चाहते कि युद्ध का विस्तार हो। और इस समय ट्रंप भी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। जैसे कि जर्मन चांसलर ने कहा था कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, उसी तरीके से ईरान में भी जितनी तबाही हुई है, जितनी इकोनॉमिक डैमेज हुआ है ईरान को, और $500 मिलियन प्रतिदिन उनके ऊपर यह डैमेज बढ़ता जा रहा है। और जिस हिसाब से 3 बार वो इस्लामाबाद आए, और पहली बार जब आए थे तो उन्होंने अपनी रेड लाइंस दी, दूसरी बार आए तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक समानता बनाने की कोशिश की और ओमान के साथ, और तीसरी बार जब आया तो रशिया से यह डिसीजन कहीं ना कहीं जरूर लिया होगा, खासकर जब उनके डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर भी साथ में गए थे, कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है शायद उसको रखा जाए रशिया के अंदर। और यह एक बात है जो शायद दोनों देश मान जाए, यानी कि अमेरिका और ईरान भी, अगर पुश टू शव आता है तो कहीं ना कहीं ईरान भी इस समय निकलना चाहता है। और इसी वजह से ये डिप्लोमेटिक जो है मूवमेंट्स बहुत तेज हो गई है। एक चीज मैं यहां कहना चाहता हूं, इस समय सभी तंग आए हुए हैं युद्ध से। अब गल्फ कंट्रीज को देखिए तो जो कंट्रैक्शन ऑफ जीडीपी है कतर के लिए या फिर कुवैत के लिए, वो 14 से 15% आकी गई है इस साल की। और जो जीडीपी कंट्रैक्शन यूएई का है, सऊदी अरेबिया का है, उसे 3 से 5% आका गया। ना केवल सही कह रहे हैं आप सर, और न सिर्फ तमाम गल्फ कंट्रीज पर, ईरान पर, इजराइल पर, अमेरिका पर, बल्कि पूरी दुनिया पर इस जंग का असर पड़ता हुआ हमने देखा बीते 40 दिनों में। यह असर आज की तारीख में भी मौजूद है। आगे दोबारा जंग शुरू हुई तो हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। कहीं ना कहीं उससे जो डर आज की तारीख में नजर आ रहा है इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों को, वो भी बहुत जरूरी है ताकि इस ओर आगे ना बढ़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।